हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो हम लोग आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर केमिकल बॉन्डिंग। ये लीजिए सर, आज हम केमिकल बॉन्डिंग नया एक यूनिट है, हम लोग उस यूनिट पे बात कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। और बच्चों ये रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि भैया बंध होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले तो यही ले लो ना, बंध होते कितने प्रकार के हैं। तो बंध होते हैं दो प्रकार के, मोस्टली बंध दो प्रकार के होंगे। एक होंगे जो परमाणु के मध्य लगने वाले बंध हैं, और एक वो होते हैं यार जो कि अणुओं के मध्य बंध कार्य करते हैं। तो रासायनिक बंध, हमारे रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा हुआ? एक तो वो हुआ जो कि परमाणु के मध्य कार्य कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अंतर परमाणुक बंध। और एक जो अणुओं के मध्य कार्य कर रहा हो उसको हम बोलते हैं अंतर अणुक बंध। एक परमाणु के मध्य लगने वाले और एक अणुओं के मध्य, अंतर परमाणुक बंध और अंतर अणुक बंध। ये जो अंतर परमाणु बंध होते हैं बेटा अपेक्षाकृत प्रबल होते हैं, और ये जो अंतर अणुक बंध होते हैं ये अपेक्षा कैसे होते हैं सरकार? ये होते हैं दुर्बल। ठीक है। और ये जो अंतर परमाणु बंध होते हैं यारो, ये अंतर परमाणु बंध तीन प्रकार के अंतर परमाणु बंध होते हैं। और ये तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं यार? ये देखें, पहला जो हम बात करेंगे, पहला बंध होगा हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध। दूसरा प्रकार का होगा सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। और यारो तीसरे प्रकार का जो हमारे पास होगा वो होगा धात्विक बंध। धात्विक बंध। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध। बेटा ये जो आयनिक बंध बनेगा, ये आयनिक बंध कैसे बनेगा, किसके मध्य बनेगा? ये आयनिक बंध महाराज जो बनेंगे, आयनिक बंध देवता, ये आयनिक बंध देवता बनते हैं धातु और अधातु के मध्य। धातु और अधातु के मध्य क्या बनेगा सर? आयनिक बंध। याद करो वो दिन मेरे बच्चों जब मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बताई थी, तो वहां आपको यह भी बताया था अधातुओं की पहचान। अधातु कौन से तत्व हैं इस बारे में भी हमने आपको बताया था। क्योंकि सबसे पहली चीज तो आपको यही आनी चाहिए कि अगर आपको यौगिक दे दिए जाएं, बहुत सारे यौगिक दे दिए जाएं, और ये पूछ लिया जाए कि भाई बता इनमें से सहसंयोजी बंध कौन सा, आयनिक बंध कौन सा, धात्विक बंध कौन सा, तो हम ये बता सकें कि ये सहसंयोजी यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है और ये धात्विक यौगिक है। ये तुमको पहचानना आना चाहिए। और इसको आप पहचानोगे कैसे? इसको आप पहचानेंगे कैसे? धातु और अधातुओं के मध्य आपको अगर अंतर पता है तो आप आसानी से पहचान जाओगे। तो यार थोड़ा सा आपके लिए और थोड़ा सा कर लेते हैं कार्य हम लोग। और ये कार्य यूं कर लेता हूं कि अधातुओं के अगर हम बारे में बात करें तो हमारा हीलियम आ गया, हमारा नियोन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, जिनोन आ गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो मेरे भाई ये जो हैं ये अधातु हैं। इनमें से ये अधातु भाई ये बंध बनाने में हिस्सा लेते नहीं है। एक जिनोन जरूर जो ऑक्साइड और फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है, ये जरूर महाराज काम आएंगे। तो ये तो है अधातु। और देखिए, और हमारे पास हैलोजन तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये आपकी किस में आती है? ये हमारे अधातुओं में आती है। गिनती मात्र है यार, वो भी पी ब्लॉक में घुसे पड़े हैं। ठीक है। एस ब्लॉक में तो एक ही बंदा है, वो हाइड्रोजन। अब अगर हम बात करें तो आप देखें, ऑक्सीजन के बारे में बात कर लें तो ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन। ये जो तत्व आप जो देख रहे हो ये तत्व हमारे अधातु हैं। और अगर एस ब्लॉक में आ जाएं तो आपको मिल जाएगा एक हाइड्रोजन। यार ये अधातु है। ठीक है। अगर ये अधातु हैं तो आप समझ जाइएगा सर अधातु हैं तो ये क्या होगा कि अगर जैसे आयनिक बंध के बारे में बात करूं और मैंने आपको दे दिया कॉपर सल्फेट, तो थे समझ जाओ भाया कि कॉपर क्या है? कॉपर तो है धातु, और सल्फेट यानी SO4 2 माइनस, ये जो सल्फेट है मेरे भाई ये अधातुओं से मिलकर बनने वाला आयन है।
तो यार धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनेंगे उनको आप क्या बोलेंगे, उनको आप बोलेंगे आयनिक बंध। धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनता है उसको। सहसोजी बंध किसके बीच में बनेगा, सहसोजी बंध बनेगा अधातु और अधातु के मध्य। जैसे अभी हम लोग कॉपर सल्फेट का उदाहरण आपके लिए ले रहे थे, मेरे पास जगह की कमी पड़ गई है, कॉपर सल्फेट का उदाहरण मैं ले रहा था, और आपसे कोई पूछे कि भाई बता इसमें कौन कौन से बंध मौजूद हैं, तो आप क्या कहेंगे, देखिए धातु अधातु के बीच में तो कौन सा बंध मौजूद है, आप कहोगे गुरुदेव आयनिक बंध मौजूद है, एक तो आयनिक बंध मौजूद है, और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध मौजूद है, आप कहेंगे सरकार सहसंयोजी बंध मौजूद है। तो धात्विक बंध भी मतलब इसमें आयनिक बंध मौजूद है, सहसंयोजी बंध दोनों ही मौजूद है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक यौगिक में ये एक से अधिक बंध, एक से अधिक प्रकार के बंध उपस्थित हो। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए था, ठीक है, कि आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच में मिलता है, सहसंयोजी धातु अधातु के मध्य बनता है, और रही बात धात्विक बंध तो ये मिलेगा सर धातु क्रिस्टल में, धातु क्रिस्टल जालक में आपको ये बंध मिलेगा। कहने का मतलब आप यूं भी कह सकते हो कि धातु परमाणु या धातु आयन के मध्य इस प्रकार का धात्विक बंध आपको मिलेगा। आयनिक बंध के बारे में स्पष्ट अवधारणाएं हैं, आयनिक बंध के बारे में स्पष्ट परिभाषाएं हैं, स्पष्ट सिद्धांत हैं जिनको आयनिक बंध की व्याख्या करते हैं। और सहसंयोजी बंध के बारे में भी है मेरे भाई, सहसंयोजी बंध में भी आप लोग इस तरह से इनके बारे में स्पष्ट व्याख्याएं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन धात्विक बंध के बारे में जब आप बात करते हैं बेटा, तो धात्विक बंध में क्या होगी, कोई स्पष्ट परिभाषा धात्विक बंध के लिए नहीं है, धात्विक बंध के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तीन तरह की अवधारणाएं इस धात्विक बंध में चलती है मेरे बेटाओ, ठीक है। तीन प्रकार की कैसे चलती है, एक सहसंयोजी बंध अवधारणा है, एक आपकी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जलाशय अवधारणा है, और एक बेटा हम लोग इनको एमओटी के द्वारा भी धात्विक बंधों को जानते हैं। तो साहब धात्विक बंध की कोई स्पष्ट धात्विक बंध की कोई अवधारणा है नहीं, राइट, लेकिन सहसंयोजी और आयनिक बंध के बारे में स्पष्ट अवधारणाएं हमारे पास है। तो हे भक्तों, हम इस चैप्टर में आयनिक बंध पढ़ेंगे, सहसंयोजी बंध पढ़ेंगे, धात्विक बंध के बारे में हम लोग यहां पर ज्यादा व्याख्या नहीं करने वाले। अब आइए सरकार, अब हमारे पास आ जाइए, ढोल बजाते हुए आ जाइए, हम बात करें अंतर अणु बंध। तो सरकार इसमें दो बंध बड़े फेमस हैं, एक तो है हमारा हाइड्रोजन बंध, ठीक है, और एक बंध है सर हमारे पास वांडरवाल बंध, वांडरवाल बंध या बल भी बोल सकते हैं। इन दो बंधों के बारे में भी आप आसानी से पढ़ सकते हो, इनको पढ़ाएंगे हम आपको, यानी कि इस चैप्टर में हम आपको चार बंधों के बारे में पढ़ाएंगे, चार बंधों के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी शायद बात, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस रासायनिक बंध पे से पर्दा उठाते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बंध। लेकिन 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 आयनिक बंध को पढ़ने से पहले भी हम लोग पहले ये जान लें, ये जरूर जान लें कि यार ये कोई भी तत्व बंध आखिरकार बनाता क्यों है, क्यों बनाता है कोई तत्व बंध। बेटा हर तत्व ये चाहते हैं कि यार हम रासायनिक संयोग करें, यानी तत्व स्वयं के साथ संयोग, मतलब स्वयं जैसे तत्वों के साथ संयोग करना चाहता है, अन्य तत्वों से संयोग करना चाहता है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, और अगर वो ये दोनों काम नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है। यानी किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर, वो तत्व ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में स्थायित्व यानी अक्रिय, उसके निकटवर्ती अक्रिय गैस जैसा विन्यास मिल जाए, अर्थात उसको स्थायित्व मिल जाए। यानी हर तत्व बेटा, हर तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं, और यही कारण है कि तत्व क्या बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। तो कोई भी तत्व रासायनिक संयोग क्यों करता है साहब, बताओ जरा, बोलो, कोई भी तत्व रासायनिक संयोग क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं रासायनिक संयोजन के द्वारा रासायनिक बंधों का निर्माण कर मैं और अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लूं। भाई साहब, लुईस और कॉसेल ने एक सिद्धांत दिया था, और वो अष्टक का एक नियम दिया था, और वो जो अष्टक का नियम दिया था, वो अष्टक का नियम भैया आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है, राइट।
और अष्टक के नियम में बेटा क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको एक एक करके बोल देता हूं। पॉइंट्स नंबर 1 हम लोग ये बात करें कि भाई ये देखा गया कि अक्रिय गैसों के, चूंकि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास पाया जाता है। आपको सब कहां पाया जाता है, कैसी बातें करते हो, कौन पाया जाता है? हीलियम में तो नहीं पाया जाता, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अरे दोस्त, एक हीलियम की बात क्यों कर रहा है भाई? आप हीलियम के बाद नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, आर्गन, इनकी बात करो ना भैया। रेडॉन में चलो रेडियोधर्मी चला गया, तो आप तो इन तत्वों की बात कीजिए। ये जो 4 तत्व हैं, इनके तो बाह्यतम कोश में 8 है ना। अरे वो 1 है यार, या 4 हैं, तो आप पहले किसकी सुनोगे? जो आपका अब आधिक्य में, मतलब कहने का मतलब जो बहुमत में, आप उसी की बात तो सुनोगे। तो साहब मैं मेरी कहानी को आगे फिर बढ़ाता हूं और ये कहता हूं कि लुईस एंड कॉसेल ने ये जाना, ये पाया कि यार अक्रिय गैसों के पास चूंकि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है और यही 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास शायद इनको स्थायित्व प्रदान करता है। तो उन्होंने ये कहा कि अन्य तत्व भी क्या करते हैं, रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं और रासायनिक संयोजन में भाग लेकर वो ये कोशिश करते हैं कि उनके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उनके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्राप्त हो जाए। या यूं कह दूं यार, क्योंकि फिर हीलियम वाले लोग नाराज हो जाएंगे, मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन का साझा कर, ये कोशिश करते हैं कि वो अपने निकटवर्ती यानी अपने आवर्त के अक्रिय गैस के जैसा विन्यास धारण कर लें। राइट मित्रों, इसी को बोला जाता है अष्टक का नियम। यही है अष्टक का नियम, यही है साहब अष्टक का नियम, यही अष्टक का नियम। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 बार बोल चुका, आपने नोट कर लिया होगा भैया अष्टक का नियम क्या होता है, आप समझ गए होंगे। यार अष्टक का नियम जाने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अष्टक के नियम की पूर्ण रूपेण पालना अगर कोई करते हैं, अष्टक के नियम की अगर पूर्ण रूपेण पालना अगर कोई तत्व करते हैं, तो महाराज केवल द्वितीय आवर्त के कुछ ही तत्व हैं जो कि अष्टक के नियम की पूर्ण पालना करते हैं। अब वो द्वितीय आवर्त के कौन से तत्व हैं साहब, पूर्ण जो कोई तत्व हैं? तो द्वितीय आवर्त में हमारे पास लगा लो, देखिए कार्बन से स्टार्ट हो जाओ, कार्बन है जो अष्टक की पूर्ण रूपेण पालना करता है। कार्बन का पड़ोसी आपका नाइट्रोजन है, ये भाई साहब अष्टक के नियम की पूर्ण पालना करने के लिए जाने जाते हैं। उनके पड़ोसी हमारे ऑक्सीजन है, ये जनाब भी, ये आंटी भी, जनाब क्या ये तो आंटी हैं, ये भी आंटी भी क्या करती हैं, अष्टक के नियम का पूर्ण पालन करने के लिए, ठीक है भाई, मान लेती है, जान जाती हैं। और साहब उसके बाद हमारे पास आती है फ्लोरीन, फ्लोरीन भी अष्टक के नियम की पूर्ण पालना करता है। ठीक है, राइट। तो ये कुछ ही तत्व हैं जो कि अष्टक के नियम की पालना करते हैं, कुछ ही तत्व अष्टक के नियम की पूर्ण रूपेण पालना करते हैं। शेष तत्व बेटा अष्टक के नियम की पालना कर भी सकते हैं और अष्टक के नियम की पालना नहीं भी, ये पालना कर भी सकते हैं और नहीं भी। जरूरी नहीं है कि अष्टक के नियम की पालना करें, ये कर भी सकें भैया और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या बात आपने ये नोट कर ली? क्या नोट कर ली भाई? कि अष्टक के नियम की पूर्ण पालना कौन करते हैं? महज द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व। उसमें से कौन कौन से तत्व हैं भैया? कार्बन हो गया, कार्बन का पड़ोसी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही तत्व अष्टक के नियम की पूर्ण रूपेण पालना करते हैं, सदैव कोशिश करते हैं कि अष्टक के नियम की पालना हो, और शेष तत्व कर भी सके हैं और ना भी कर सके। ओके, अंडे तक बात समझ में आ गई? तो चालवा दो भाई, आगे चला। अब अपन अष्टक के नियम के अपवाद, अष्टक के नियम के दोष, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सरकार, हम पेशे खिदमत कर रहे हैं सर, अष्टक के नियम के अपवाद। ये लो सर, अष्टक के नियम के अपवादों को हम लोग जान लें। यहीं से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पहला अपवाद अष्टक के नियम का ये है, आपको हम बताएं, पहला अपवाद अष्टक के नियम का क्या है? वो ये है
कि कुछ तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम का विन्यास पाया जाता है, फिर भी वो तत्व स्थायी होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से कम का विन्यास उनके बाह्यतम कोश में होता है और फिर भी वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम का विन्यास पाया जाता है? ठीक है, देखिए हम बताते हैं। ठीक है, बाह्यतम कोश में कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, फिर भी यौगिक, ऐसे यौगिक कैसे होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं। ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून या क्षुद्र या कहते हैं। आप पहचानोगे कैसे? तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि समूह 2 के कुछ तत्व हैं, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सॉरी बेरिलियम क्लोराइड हो गया, आप यहाँ पर बेरिलियम हाइड्राइड लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, F2 भी लिख सकता हूँ, BeF2। ठीक है, आप मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकते हैं सर। तो ये जो तत्व हैं ये अष्टक के नियम की पालना नहीं करते। ठीक है, और कौन से तत्व हैं भाई? समूह 13 के आपका जैसे बोरॉन है, BF3 हो गया, BH3 हो गया, BCl3 हो गया। ठीक है, AlCl3 हो गया। तो ये जो तत्व हैं आपके, ये तत्व क्या करते हैं भैया? अष्टक के नियम की पालन नहीं करते। बैंगन, आलू, गाजर ले लो सर। ठीक है, नहीं गाजर को रहने दो यार, गाजर अच्छी नहीं है। तो ये जो तत्व हैं ये अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हमारे। ठीक है, तो आप देखें कैसे नहीं करते, तो इनको देखते आ जाता है, इनको जान लो। देखो आप लोग एक बात देखो कि किसी भी तत्व के पास आपको पहले एक बात सीखनी पड़ेगी कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक तत्व के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक तत्व के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसकी वर्ग संख्या आपको बताती है। आवर्त सारणी इस बात की चुगली करती है। जैसे समूह 2 है, तो समूह 2 के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साहब? 2 होंगे। ठीक है, ऐसे ही समूह 13 के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3। समूह 2 के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, समूह 13 के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। आपको सर इससे आपको क्या पता लगेगा? इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? बेटा इससे मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि बेरिलियम भाई साहब के पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसके? क्लोरीन के साथ उसने साझा किया। 2 इलेक्ट्रॉन खुद के पास और 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? क्लोरीन के साथ साझा कर लिया। ठीक है, इस तरह से इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो समूह 2 के तत्व जब ये बंद बना रहे हैं तो इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4, यानी अष्टक से 4 कम। अरे मेरे भाई फिर भी ये देख लो ये यौगिक कैसे हैं? स्थायी हुए। राइट, ऐसे ही देख बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, यानी समूह 13 के जो तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तुम कहोगे साहब इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। अरे भाई 3 ही बंद बना लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन इनके पास, इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। समझ में आई?
यानी ये क्या कर रहे हैं, ये अष्टक के नियम के अपवाद हुए कि नहीं हुए। और ये क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है, इसलिए इन यौगिकों को तुम क्या कहोगे, इनको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक, या आप इनको क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल। आने दीजिए यार, रासायनिक बंध जब अपन पढ़ेंगे तब उस बात को जानेंगे कि लुईस क्षार वो होते हैं जो लोन पेयर दान करते हैं, और लुईस अम्ल वो होते हैं जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं। और लेगा कौन यार, लेगा वही तो जिसका अष्टक पूर्ण नहीं है। वो चाहता है कि मेरे भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अपने पड़ोस के जैसे अक्रिय गैस होती है उनके जैसा उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त हो जाए। वो भी तो ये चाहते हैं, वो भी तो ये सपना देखते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये कैसे हैं, अष्टक के नियम का प्रसार नहीं करने वाले यौगिक हैं। कहने का मतलब ये मैं गलत बोल गया, इस बात को मुझे ये बोलना चाहिए कि ये क्या होंगे, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, अर्थात ऐसे यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक होते हैं। ये भक्तों अब तो तुम पहचान जाओगे। ये एक दूसरा अष्टक के नियम के अपवाद में जब हम लोग दूसरी बात करें तो बेटा दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अष्टक के नियम का अपवाद कौन होंगे। अष्टक के नियम का अपवाद दर्शाने वाले दूसरे यौगिक वो हैं कि ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऐसे यौगिकों को अष्टक का प्रसार करने वाले ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ऐसे यौगिकों को अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक कहते हैं। और ये भी क्या कर रहे हैं साहब, अष्टक के नियम की पालना नहीं कर रहे। आपको कि सर ये पहचानोगे कैसे, चलो पहचानना सिखाता हूं। हमारे पास एक है समूह 15 के यौगिक, या नाइट्रोजन को छोड़ दीजिएगा सर, आप नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन तो अष्टक के नियम की पूर्ण पालना करता है। आप फास्फोरस के लगा दीजिए, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके यौगिक पकड़ सकते हो, ये अष्टक के नियम का प्रसार करने वाले होंगे। जैसे अगर आप इनमें देखें, सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए सामने लेकर आऊं तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए रखूंगा PCl5 का। PCl5 ये एग्जाम्पल आपके सामने, आपके समक्ष, आपके लिए आएगा। PCl5, PF5 बोल दीजिए, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार। एक और हम लोग बात करें कि समूह 16, और इसमें ऑक्सीजन आंटी को छोड़ दीजिए सर, आप सल्फर, सेल्यूनियम, टेलुरियम, इनके बारे में बात कीजिए। और यहां एक बड़ी विशाल संख्या सल्फर की बनती है। आप देखिए SF6 है, आप देखिए SF4 है। ये अष्टक के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा सर समूह 17, इसमें आप फ्लोरीन को मत लीजिएगा, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको लीजिएगा। एक बात मैंने पहले भी कह दी थी कि ये मत मान लीजिएगा कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमेशा अष्टक के नियम की पालना नहीं करेंगे। ये अष्टक के नियम की पालना कर भी सकते हैं।
अब अगर मैं यहां पर एग्जाम्पलों की बाढ़ आपके लिए लेकर आऊं, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए सोच के रखूं, तो मेरे दिमाग में आता है IF7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे ClF3 की, ClF3 ले लीजिए सर, ठीक है। हम बात कर सकते हैं BrF5 की बात कर सकते हैं, ठीक है, BrCl5, मतलब बहुत सारे कंपाउंड आपके सामने आ जाएंगे। समूह 18 में, समूह 18 जो आप देखेंगे वहां पे केवल एक जिनोन ऐसा है जो कि यौगिक बनाता है, हीलियम, नियोन, आर्गोन कोई नहीं बनाते, यहां पर एक जिनोन है। और जिनोन के तो साहब क्या कहने, जिनोन ट्राईऑक्साइड बनता है, जिनोन आपके लिए डाईफ्लोराइड है, जिनोन का टेट्राफ्लोराइड है साहब, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड आपके लिए है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है सर, जिनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड यहाँ पर है, जिनोन डाई ऑक्साइड डाईफ्लोराइड है। ये बहुत बड़ी विशाल श्रृंखला जो है जिनोन की यहाँ पर बनती है। और अब हमें ये पहचानना है, अब हमें ये जानना है कि देखना है कि इन तत्वों के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और क्या ये अष्टक का प्रसार कर रहे हैं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने तुमको क्या समझाया था बेटा, अगर आपको याद रहा हो तो मैंने कहा था चूंकि ये समूह 15 के हैं तो इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये समूह 16 है तो बाह्यतम कोश में 6 होंगे, ये समूह 17 है तो इसके बाह्यतम कोश में 7 होंगे, ये समूह 18 है बेटा, इनके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। राइट। अब आप कहोगे साहब कैसे, तो चलो देख लेते हैं ना यार। यहां पर आप ये देखिए, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस भैया 5 क्लोरीन के साथ बंध बना रहा है, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए ना, बंधित इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, आप तो बंधित इलेक्ट्रॉन गिन लो। तो 5 बंध बना रहा है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो बंध के हो गए साहब। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 के 10। अच्छा, अब ये देखो कहीं इसके पास लोन पेयर तो नहीं है भाई, ये भी प्रश्न बहुत सारे पूछता है, आपको दे देता है कि भाई ये यौगिक है, इसमें लोन पेयर है या नहीं है, पहचानो जानो। तो यार ये लोन पेयर की पहचान आप कैसे करने वाले हो, तो आप इस तरह से करोगे कि जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, आपको गुरुदेव 5, क्योंकि समूह 15 का है भैया, 5 थे, 5 ही बंद बना लिए इसने। तो अब इस बच्चे पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक भी नहीं बचा, इसका मतलब लोन पेयर है नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो चूंकि इसके बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी अष्टक का प्रसार करने वाला ये हो गया। आप आइए SF6 पे आ जाइए, चलिए बंद के इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लीजिए ना सर, यहां पर आगे 12, 6 दूनी 12। सल्फर 16वें वर्ग का तत्व है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 बंद बनाने में भाग ले गए, तो बचे क्या, गोल गोल अंडा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, अर्थात ये जनाब भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का विन्यास रखते हैं, अष्टक का प्रसार करते हैं। तो आप जान गए ये भी। SF4 चेक कीजिए जरा, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके बंद वाले हो गए। अब सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बंद बनाए तो बचे कितने, 2 और बच गए, जिसको आप एक का जोड़ा मानकर इसको क्या कहोगे, लोन पेयर। तो मेरे भाई 8 + 2 टोटल कितने हो गए, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये महाराज भी क्या कर रहा है, ये महाराज भी अष्टक के नियम का प्रसार कर रहा है। रटी रटाई बात पे बात मत करना, रटी रटाई पे बात मत करना कि आपको उदाहरण दे दिए जाते हैं PCl5, SF6, IF7 और कहा जाता है भाई ये ध्यान कर ले कि ये अष्टक का प्रसार करते हैं। रट ले, क्यों रट ले जब चीजें हैं समझने को। और देखो IF7 में अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे ही देख लो तो ये 14 इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब ने बंद बनाने में यूज कर ही लिए, 14 इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन के पास आ गए। ठीक है, अब आयोडीन 17वें वर्ग का तत्व है, आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले गए, बचा कुछ नहीं। तो इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सरकार, 14। आप इसको चेक कीजिए ना, ClF3 का मोटे तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग ले ही रहे। क्लोरीन बाह्यतम कोश में
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंध बनाने में भाग ले गए तो बचे कितने, 4। तो 4 और जोड़ दे, लाला कितने कह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये भी अष्टक के नियम का प्रसार कर रहा है। भाई साहब ब्रोमीन जो है ये यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन तो मोटे तौर पे ही आ गए तुम्हारे पास। अब ब्रोमीन आंटी के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 बंध बना रहा है, तो बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 लगा दे भाई, टोटल कितने आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या हुआ मित्र, हे सखा, क्या मतलब निकला, यह मतलब निकला कि ये भी अष्टक के नियम का प्रसार करने वाले तत्व हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि किस तत्व के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या वो अष्टक के नियम का प्रसार करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अष्टक के नियम का प्रसार करेगा कि नहीं करेगा। राइट, चलिए देखिए जरा और थोड़ा समझिए। आप लोगों ने जिनोन के यौगिकों के बारे में देखा, जिनोन के यौगिक देख रहे हो यहां पर देखो, यहां पर आप गच्चा मत खा जाना सर, यहां गच्चा मत खा जाना। क्यों, ऑक्सीजन की द्विसंयोजकता होती है। ऑक्सीजन मोस्टली ऑक्सीजन चाहती है कि वो कितने बंध बनाए, 2 बंध बनाए। ऑक्सीजन में 2 बंध बनाने की टेंडेंसी होती है। और ऑक्सीजन चूंकि उसका आकार छोटा है तो ऑक्सीजन क्या करती है, जो 2 बंध बनाती है वो दोनों बंध द्विबंध बनाती है, डबल बॉन्ड। दोनों बंध नहीं बोलना चाहिए मुझे, कहने का मतलब अपनी संयोजकता जो 2 पूरी करती है वो किससे करती है बेटा, द्विआबंध से करती है, डबल बॉन्ड से। तो साहब समझ जाइएगा आप। तो यहां 3 ऑक्सीजन है, तो कुल बंध कितने होंगे, कुल बंध यहां 3 नहीं गिनना, ये कुल बंध होंगे 6, जो ऑक्सीजन 2 बंध बनाती है। तो यार 6 बंध हो गए तो 6 दूनी 12, 12 तो ऐसी हो गई इलेक्ट्रॉन। अब यार कुल बंध बनाए 6 और है इलेक्ट्रॉन बच्चे के पास 8, क्योंकि 8 18वें वर्ग के तत्व है, यानी 1 लोन पेयर बच गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दे भैया, टोटल है गए 14 इलेक्ट्रॉन। यहां पे ऑक्सीजन का और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आइए साहब यहां चेक कीजिए आप लोग, ये क्या चेक करने वाले हो, ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगी, 2 बंध बनाएगी ना, और फ्लोरीन 1 बंध बनाएगा, इसलिए टोटल फ्लोरीन जो है यहां 4 हैं, तो टोटल कितने बंध हो गए, 6। तो भाई यहां भी 6 दूनी 12, तो यही हो गए प्लस। अब ये टोटल बंध बना रहे हैं 6, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। इसका मतलब 1 लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अगेन एक बार और सीख लो, सीखने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। अरे आपको रोको सुनने लग रहा हो, अरे तो भैया कहने का मतलब तो मुहावरा है। देखो कैसे कि साहब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगी, 2, फ्लोरीन आंटी कुल मिलाकर बंध बना रही है 2, टोटल हो गए 4, 4 दूनी 8, 8 तो यही है गए। अब लाला देखियो 4 बंध बनाए और 8 इलेक्ट्रॉन बच्चे के पास होते हैं, तो इसका मतलब कितने बाकी रह गए, आपको के गुरुदेव 2 लोन पेयर हैं, तो 4 और जोड़ दे, टोटल कितने आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ये भी क्या कर रहे हैं, अष्टक के नियम का प्रसार कर रहे हैं। लगे यार, चलिए इसको भी देख लेते हैं ना, इसको क्यों छोड़ देते हैं हम लोग। यहां देखिए ऑक्सीजन 2 बंध बनाती है, 2 ऑक्सीजन टोटल कितने बंध बनाएगी, 4, और 2 बंध बना रहे हैं फ्लोरीन, तो टोटल कितने हो गए, 6 बंध। तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे यही हो गए। अब 6 बंध बनाए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 8, यानी 1 लोन पेयर जिनोन आंटी के पास, जिनोन के पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, टोटल कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। यानी ये भी अष्टक के नियम की प्रसार करता है, पालना नहीं करता अष्टक के नियम का। समझ में आ गई। अब क्यों छोड़े यार, ये 3 उदाहरण है, ये 3 भी देख लो। जिनोन कितने बंध बना रहा है, जिनोन 2 बंध बना रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो यही हो गए ना। अब ये देख 2 बंध बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन थे, बचे कितने, 6, यानी भाई साहब 3 लोन पे लेके घूम रहा है बच्चा। यार थोड़ी सी
ये लो, टोटल हुए 10, 8, 4 बंद बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन थे तो कितने लोन पेयर बच गए? 2, यानी 12। इसको देखें, इसको इधर देख लेते हैं। आना भाई, देखना 6 बंद बना रहा है, 6 दूनी 12 तो यही हो गए। अब 6 बंद बनाए तो बच्चे कितने? बच्चे के पास, इसके पास लोन पेयर बचा 1, यानी इलेक्ट्रॉन हुए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हो, ये जितने भी उदाहरण मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं, 1 2 3 नहीं, मैंने पूरे संभावित, जितने संभावित उदाहरण हो सकते हैं वो सारे तुम्हारे लिए लिख दिए। अब आने दो एग्जामिनर को क्या पूछता है, वो कौन कहता है भाई अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक लिखिए, तो तुम क्या टिक लगा के तो आना पड़ेगा, तुम लोगों को बता दोगे। तो ये हो गए अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक जो अष्टक के नियम की पालना नहीं करते। चलिए अब एक और उदाहरण मैं आपको ले लेता हूं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कुछ यौगिक जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों वो भी अष्टक के नियम की पालना नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है साहब? तीसरा जो है वो ये है कि ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, ठीक है, क्या हो? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ऐसे यौगिक भी अष्टक के नियम की पालना नहीं करते। मेरे दिमाग में अभी 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है NO और एक आ रहा है NO2। एक NO और एक NO2। अगर आप देखें तो NO के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि भाई ऑक्सीजन एंटी 2 बंद बनाती है, 2 बंद बनाती है ऑक्सीजन एंटी। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन 15वें वर्ग का तत्व है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो साहब 2 बंद बना लिए, बचे कितने? 3। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे? 3। एक तो लॉन पेयर है और एक पड़ा हुआ है तुम्हारा ये, यानी ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? विषम संख्या, विषम इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया विषम इलेक्ट्रॉन और ये विषम इलेक्ट्रॉन रखता है, इसका मतलब ये अष्टक के नियम की पालना नहीं करेगा। इसी का दूसरा भाई है, वो भी देख लो, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रख रहा है। कैसे? ऑक्सीजन एंटी 2 बंद बनाती है, 2 दूनी मतलब कितने हो गए? 4। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इनके? 4। बाह्यतम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना बेटा, और 4 इलेक्ट्रॉन हुए बाह्यतम कोश में, मतलब सॉरी, इनके पास टोटल वैसे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4, राइट। और इनके पास होते कितने हैं वैसे? वैसे आप देखोगे साहब इनके पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बंद बनाने में भाग ले गए, 1 बच गया। ये इलेक्ट्रॉन भी कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन भी विषम इलेक्ट्रॉन है। अरे दोस्त, चूंकि विषम इलेक्ट्रॉन इनके पास पाए जाते हैं तो ऐसे तत्व भी क्या करेंगे? अष्टक के नियम की पालना नहीं करेंगे। ये भी अष्टक के नियम की पालना नहीं करते। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब यार, यहां तो हमने पूरी बातें आपको समझा दी,
अष्टक के नियम क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों करते हैं, क्या इनके अपवाद होते हैं, आपने ये पूरी बात, पूरी रामायण महाभारत सभा पूरी समझ ली भाइयों। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेटा आगामी आकर्षण जो हमारे पास है वो है आयनिक यौगिक या आयनिक बंध। हम आयनिक यौगिक, आयनिक बंधों के बारे में जानेंगे, आयनिक बंध के बारे में पूर्ण ज्ञान हम लोग प्राप्त करेंगे। और वो पूर्ण ज्ञान क्या होगा, ये चीज़ें आने वाले टाइम में हम आपके लिए क्लियर करेंगे, आपको बतलाएंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक का जो हम लोग बात करेंगे, अगला जो आपके लिए जो टॉपिक होगा वो होगा आयनिक बंध और आयनिक यौगिक। बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। ठीक है, इनको वीडियो को देखते रहिए, पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो देखोगे तब आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। आवर्त सारणी, परमाणु संरचना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।